हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी जोन क्लास 9 परमाणु एवं अणु चैप्टर है। सवाल नंबर हम पहला करेंगे। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो बोला गया है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा ये पाया गया है कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप से परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि यौगिक का भार क्या दिया है आपको। यौगिक का भार कितना दे रखा है, यौगिक का भार तो वो दे रखा है आपका 0.24 ग्राम। तो ये आपका यौगिक का भार दे रखा है। उसमें बोरान जो है कितनी है, बोरान का भार कितना है आपका, तो यहाँ पे बोरान लिख लीजिए। ठीक है, तो बोरान का भार कितना है देख लीजिए। तो बोरान का भार, ठीक है, तो बोरान का भार कितना है आपका 0.096 ग्राम। आगे ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी लिख लीजिए। इसी तरह से आपको भी पेपर में करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भार कितना है तो देख पा रहे होगे 144 ग्राम। इसको 0.144 बोलते हैं। आगे पूछा गया उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप से परिकलन कीजिए। तो ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोरान का निकालते हैं। ठीक है, लिखोगे यहाँ पे बोरान का प्रतिशत संगठन भार कितना हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो जो आपका दिया हो किसका, बोरान का भार है कि नहीं, जो दे रखा है आपको बोरान का भार। और बटे क्या करने वाले हो, कुल यौगिक का भार। ठीक है, कुल यौगिक भार और गुणा कितना करोगे 100, तभी तो परसेंट में निकलेगा। तो यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, परसेंटेज बी। बोरान का भार कितना है, तो यहाँ पे 0.096, कुल भार कितना है 0.24 और गुणा 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितने जीरो नीचे आ जाएंगे आपके, 1 2 3। यहाँ से कितने आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 0.24 था तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है, आगे 24 चौक कितने होते हैं 96। तो जो बोरान प्रतिशत आ गया वो आ गया आपका कितना 40%। ठीक है, ये आपका आ गया बोरान का। अब ऑक्सीजन का निकालना है। कोई भी चीज़ होती है क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो चाहे तो आप ऑक्सीजन को सीधे 100 में से 40 करके घटा दो, 60 आ जाएगी, लेकिन हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन संगठन, तो इसको भी हम लोग निकालेंगे क्या, ऑक्सीजन का भार। यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन का भार। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, बटे कुल यौगिक भार। ठीक है, कुल यौगिक भार जो आपको दे रखा है, यौगिक का भार कितना है 0.24 और गुणा 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना है 0.144 बटे कुल यौगिक भार कितना है, कुल यौगिक भार है 0.24 और गुणा कितना है आपका 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे 3 जीरो बढ़ा दोगे, आप लोग बढ़ा दोगे। ठीक है, ये हट गया। यहाँ से कितने जीरो बढ़ाओगे आप लोग 2, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो। आगे काटोगे 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 छंग 12, कितना आ गया आपका 6 गुणा 10, कितना आ गया आपका 60%। तो ऑक्सीजन संगठन कितना आ गया आपका, O2 संगठन, O2 संगठन प्रतिशत कितना आ गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया आपका 60%। तो सबका हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग 2 की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। बोला गया कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर
11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? ठीक है, तो आपका किस नियम पर आधारित होगा? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होगा। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होगा। तो चलिए देखते हैं, ये नियम है रासायनिक संयोजन का। नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। तो ये होता है आपका रासायनिक संयोजन का नियम। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। क्या बोला गया कि 3 ग्राम कार्बन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो सी और प्लस ऑक्सीजन में जलकर O2, ठीक है, इसमें जलकर क्या बना लेती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CO2 बनती है। यहाँ कार्बन कितना है? 3, तो यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा? 3 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन 8 ग्राम कितना आपका बना है? तो कार्बन कितनी है आपकी? 3, ऑक्सीजन कितनी है? 8, कितना हो गया आपका? 11 ग्राम। तो इतनी आपकी बन जाती है कितनी? तो हम इसमें क्या होता है रासायनिक संयोजन का नियम, अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्य का द्रव्यमान था अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहता है। ये आपकी कौन सी कंडीशन होगी? पहली। दूसरी में क्या बोला है कि जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे, तो फिर दोबारा सेकेंड स्टेज में क्या बोला गया है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन और जलाया, फिर यही बना CO2। लेकिन अब की बार कार्बन कितना लिया? 3 ग्राम और 50 ग्राम। तो बोला गया कि ये कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका 3 + 50, कितना बन जाएगा आपका? 53 ग्राम। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, तो यही तो लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से या संयोजन के नियम से। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही तो कहता है, संयोजन का नियम यही तो कहता है अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्पाद क्या है? उत्पाद आपका CO2 का कुल द्रव्यमान कितना है? कुल द्रव्यमान कितना है आपका? 53 ग्राम। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका? अभिकारक, ये क्या है? उत्पाद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चलो मैं तीसरा भी बता देता हूँ। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं और आपको क्या बताना है, उदाहरण भी बताने। तो जिन आयनों में परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है। तो क्या लिखोगे? ऐसे करके लिखोगे, जिन आयनों में किसका? परमाणुओं का समूह होता है, क्या कहलाता है आपका? बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? बहुपरमाणुक, ठीक है, माणुक आयन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। क्या कहा? जिन आयनों में परमाणुओं का समूह होता है, ठीक है, परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है, उसे बहुपरमाणुक कहलाता है। जैसे आपसे उदाहरण पूछिए तो उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके? जैसे हमने लिख दिया MgOH का होल ट्वाइज, और क्या लिख दिया आपने? NH4OH, और क्या लिख दें हम? NO3, कोई भी नाइट्रेट लिख दें, और हम कोई भी सल्फेट लिख दें। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। बहुपरमाणु क्या होते हैं? जिन आयनों में परमाणुओं का समूह होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। तो 3 नंबर के सवाल हमने के लिए, कल करेंगे हम 4, और सारे सवालों को आंसर हम आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।